हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन क्लास में। दोस्तों, आज है 31 अगस्त 2019 और ये क्लास रोज़ सुबह 6 AM को शुरू होती है। ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अदर एग्ज़ाम जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां भी आपको आंसर राइटिंग करनी है मेंस वगैरह में। तो दोस्तों, मोटिवेशन भी ज़रूरी है। जैसे कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सबसे पहले सूरज की तरह तपना सीखो। देखिए, कहीं ना कहीं वो यही कह रहे हैं कि मेहनत करेंगे तो तभी सूरज की तरह चमकेंगे। तो अब हमारी बात आती है जो आर्टिकल्स हमें करने हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहला आता है लॉ एंड ओपिनियन। देखिए, फिर जम्मू कश्मीर के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आर्टिकल है। ये एफडीआई के रूल्स को जो रिलैक्स किया है उससे संबंधित है, इकोनॉमी का स्लो डाउन को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए। और जो ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये कुछ और तरह के फैक्ट्स और कुछ और तरह के डेटास आगे आए हैं जो आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट को 1,76,000 करोड़ का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये इसके ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली बात यहाँ होती है, वो कह रहा है कि जो फंड ट्रांसफ़र आरबीआई द्वारा किया जाएगा वो मच नीडेड रिलीफ का काम करेगा सेंटर को, ठीक है। देखिए, उन्होंने कहा कि आरबीआई ने जैसे बिमल जालन कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, और बिमल जालन कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के बाद जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के बीच में जो एक तरह का स्टैंड ऑफ था, अब खत्म हो गया है। देखिए, इस रिपोर्ट ने किस तरह से काम किया है, ये इसके ऊपर बात होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, रिपोर्ट ने क्या क्या कहा है, इसके ऊपर बात होगी, तो हमें समझने की जरूरत है। वो क्या कहते हैं कि रिपोर्ट ने क्लैरिफाई किया है द वॉल्यूम ऑफ रिजर्व रिक्वायर्ड, भी कितने रिजर्व का जो रिजर्व है उसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड रखना चाहिए, लॉक करके रखना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में काम आए, और कितना ट्रांसफर कर देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके लिए वो बात करते हैं कि जो आरबीआई है वो बिल्कुल गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, ठीक है दोस्तों। और वो कहते हैं इंटीग्रेट ऑफ जो आरबीआई की इंटीग्रिटी ऑफ बैलेंस शीट है इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कॉम्बैट मार्केट रिस्क, ठीक है दोस्तों। देखिए, देखा जाए तो ये भी एक मार्केट रिस्क ही है। फिर वो कहते हैं कमेटी मेड दिस रिकमेंडेशन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रोल ऑफ, देखिए, उन्होंने कहा है कि जो कमेटी है, जो कमेटी बिलम जालो कमेटी बनाई थी, उन्होंने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही तय किया है कि कितना पैसा आरबीआई के पास रहेगा और कितना ट्रांसफ़र होगा। और जिन जिन चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रख के काम किया है, वो सबसे पहला पॉइंट तो आता है आरबीआई इन फाइनेंस सेलियंस, दूसरा क्रॉस कंट्री प्रैक्टिसेस, तीसरा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, चौथा इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी मैंडेट एंड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है दोस्तों। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला है, ठीक है दोस्तों। इसमें वो कहते हैं इट डिसाइडेड ऑन द वॉल्यूम ऑफ रिजर्व रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द फाइनेंशियल सिस्टम इन द क्राइसिस। वो कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में जब भी क्राइसिस आएंगे तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तय किया है कि कितना पैसा साइड में रखने की जरूरत है और कितना गवर्नमेंट को देने की जरूरत है, इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है दोस्तों। फिर वो बात करते हैं जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री टू इंश्योर परसेप्शन ऑफ सेफ्टी पर्टिकुलरली इंडिया एज ए लो। देखिए, उसमें उन्होंने ये चीज़ का भी ध्यान दिया है कि जो इंडिया का सोवरन रेट है, देखिए इंडिया ने अगर बाहर से लोन उठाना है तो वो बॉन्ड निकालेगा, ठीक है। अब बॉन्ड हैगा वो सोवरन बॉन्ड है, मतलब सरकार का तो सोवरन है, अगर कंपनी का तो कमर्शियल कहते हैं। तो जो उसकी रेटिंग है ना, जैसे मूडी जैसी इंटरनेशनल एजेंसीज करती हैं, तो वो कम है। तो वो कह रहे हैं इन सेक्टर्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अब कह रहे हैं इंडिया भी इंडियन रूपी डज नॉट हैव रिजर्व करेंसी स्टेटस, कुछ वो भी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क था वो रिवाइज किया गया है कमेटी द्वारा, जिसमें रिकमेंडेशन की गई है। और रिकमेंडेशन में कमेटी ने क्लियर डिस्टिंक्शन दिया है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व और रियलाइज्ड इक्विटी ये क्या है। देखिए, उन्होंने कहा है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो रिस्क के लिए बफर है, जो जब मार्केट रिस्क में होगी और मार्केट को जरूरत होगी बचाने की, उस वक्त यूज़ किया जाएगा और ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, रिवैल्यूएशन रिजर्व। फिर वो कहते हैं कि कमेटी यूज द एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल मेथड टू मेजर द मार्केट रिस्क। जो मार्केट रिस्क है वो उन्होंने एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल मेथड को यूज़ करके किया गया। देखिए, इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, नाम अगर आप चाहें तो थोड़ा सा देख सकते हैं नेट पे कि एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल मेथड क्या है। फिर उसके बाद बात आती है, फिर उन्होंने कहा कि अडॉप्ट ए मोर स्ट्रिंजेंट कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 99.5%।
एज अगेंस्ट सेंट्रल बैंक्स ऑफ अदर सेंट्रल बैंक्स। देखिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो 99% का कॉन्फिडेंस लेवल रखते हैं, ये कहते हैं कि हमने 99.5% 1.5% ज़्यादा ही रखा। फिर वो कहते हैं कि इकोनॉमिक कैपिटल रेंज है जो, ठीक है दोस्तों, रिवाइज्ड फ्रेमवर्क अलाउ करता है कि इकोनॉमिक कैपिटल टू बी रेंज, जो इकोनॉमिक कैपिटल उन्होंने रखनी है वो बैलेंस शीट का, कंपनी की बैलेंस शीट का, मतलब आरबीआई की बैलेंस शीट का 24.5 to 20% के बीच में हो, और जो द कमेटी रिकमेंडेड द रिक्वायर्ड रेंज टू बी बिटवीन। अब वो कहते हैं कि जो रिलाइज्ड इक्विटी है, ठीक है, जिसमें ट्रांसफर वगैरह होना है, उसमें वो कहते हैं कि जो रिक्वायर्ड रेंज है बैलेंस शीट का 6.5 to 5.5% तक रखा जा सकता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बोर्ड की मीटिंग हुई 26 अगस्त को, उन्होंने कहा कि ठीक है हम ट्रांसफ़र करेंगे 1,76,000 करोड़। उसमें वह था कि वो कुछ अमाउंट पहले ट्रांसफ़र कर चुके थे और बाकी रहने वाली है वो सरप्लस को बाद में कर देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि इतना जो सरप्लस अमाउंट आया, इतना पैसा आया 2018-19 में वाले फाइनेंशियल ईयर में, कैसे आया? वो कहते हैं गवर्नमेंट ने जो ओपन मार्केट ऑपरेशन किए हैं ये वहीं से निकल कर सारा 3 लाख करोड़ आया था, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि एडिशनल फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम आरबीआई, जो आरबीआई के द्वारा अभी एडिशनल फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा उससे गवर्नमेंट की मच नीडेड रिलीफ जो कि जो ज़रूरत है वो करेगा, क्योंकि जैसे उन्होंने देखा है कि इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है। फिर वो कहते हैं कि एक्चुअल नेट टैक्स कलेक्शन ऑफ द सेंटर 2019 वॉज 15 लाख करोड़। वो कहते हैं कि जो 15 लाख करोड़ जो इंडिया का नेट टैक्स कलेक्शन था, ठीक है दोस्तों, और 2019-20 में, ये 2018-19 में था, और 2019-20 में उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो बढ़ के 19.78 लाख करोड़ हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि ये तभी हो पाएगा अगर कम से कम उसके टैक्स के रेवेन्यू में इकट्ठा करने में कम से कम 25% की बढ़ोतरी हो। तो वो कहते हैं शॉर्टफॉल भी आएगा, अगर शॉर्टफॉल आया तो वो 70,000 करोड़ के करीब तक का आ सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि अचीविंग द फिजिकल डेफिसिट टारगेट, इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड ग्लोबल, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है और जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो जो अभी एडिशनल फंड्स आरबीआई के तरफ से मिलेंगे वो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से हेल्प करने वाले हैं अपने शॉर्टफॉल से। जो शॉर्टफॉल आ सकता है फिजिकल बजट में उसको मीट करने में, ताकि उसको सोशल सेक्टर में जो पैसा है उसको कम नहीं करना पड़ेगा, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए उसको भी कम नहीं करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि सेंटर विल ओवरकम शॉर्टफॉल इन टैक्स, ठीक है दोस्तों। वो कहते हैं कि सेंटर तो अपना जो शॉर्टफॉल है इस पैसे से ओवरकम कर लेगी, लेकिन जो स्टेट्स के बजट दिए गए हैं वो सेंटर के टैक्स डेवल्यूशन को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। अगर सेंटर का टैक्स गिरा तो स्टेट के भी गिरेंगे, अगर स्टेट के गिरे तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है तो वो कहाँ से पूरा करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने बजट का एक्सपेंडिचर का प्लान बना रखा है तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। फिर उसके बाद इन्होंने ये बात की है कि जो एफडीआई, जो आरबीआई से पैसा मिल रहा है वो कहाँ पे इनकी हेल्प कर सकता है। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो एडिशनल पैसा उन्होंने जो ड्यूज देने हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को और फर्टिलाइजर कंपनीज को, वो कम से कम उनका अगले आने वाले सालों के लिए स्पिल ओवर को कम कर सकता है। फिर वो कहते हैं कि उनको कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत है, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है मच नीडेड, जो बहुत देर से जरूरत थी वो करेंगे या वो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर वो कहते हैं कि डिसीजंस ऑफ आरबीआई बोर्ड, वो कहते हैं कि जो आरबीआई है कम ए डे सूनर, बट वो कहते हैं कि आरबीआई को गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई आखिर तो गवर्नमेंट का पार्ट है ना। वो कहते हैं अब इकोनॉमिक स्लो डाउन में चल रही है, फिजिकल टारगेट्स को भी अचीव करना है, तो इस स्थिति में ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं अब इन्होंने भी यही बात की कि गवर्नमेंट को इस फंड्स को बहुत चालाकी से इस्तेमाल करना होगा। तो ये हमारा पूरा होता है आरबीआई के ऊपर जो डाटा से संबंधित कहीं ना कहीं आर्टिकल आया था। अब लॉ एंड ओपिनियन की बात होती है। देखिए ये आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर पे है, ठीक है दोस्तों। इसमें जम्मू कश्मीर पे जो धारा हटाई है, इसको पिटीशन जो फाइल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर ये आर्टिकल है कि उन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात होगी कौन सा बेंच का गठन किया गया, तो फिर क्या क्या जम्मू कश्मीर में हुआ, और जो पिटीशन फाइल किया गया उसमें क्या क्या क्वेश्चन रखे गए और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है दोस्तों। तो बात शुरू होती है अब। तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो 5 मेंबर जज बेंच तैयार कर दिया गया है जो वैलिडिटी तय करेगा कि जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का हटाया गया वो सही है कि नहीं। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि जो ये 5 अगस्त में डिसीजन लिया गया था, वो कहते हैं कि जो कोर्ट है वो रिलक्टेंट लग रहा है, असंतुष्ट लग रहा है एकदम से डिसीजंस को लागू करने के बाद एकदम से डिसीजन लेने के लिए, इंटरवीन करने के लिए, हस्तक्षेप करने में कहीं ना कहीं असंतुष्ट है।
वो कहते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर, जैसे महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला जैसे को उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया, कम्युनिकेशंस को बंद कर दिया गया, मूवमेंट ऑफ पीपल को कर दिया गया, वो कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया, किस आधार पे किया। फिर कहते हैं इट चूज टू, फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनफ टाइम देना चाहते हैं सेंटर को कि वहाँ पे जो सिचुएशन है उसको स्टेबलाइज रखा जाए, कहीं ये ना हो कि वो ओपन कर दे सब कुछ और अगले मिनट ही तबाही फैल जाए। फिर वो कहते हैं इट सीम टू अफोर्ड वाइड लैटिट्यूड ऑफ एक्स, फिर वो कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव को देना चाहते हैं कि डिसाइड करे कि कितने एक्सटेंट तक वो कुछ देर के लिए फंडामेंटल राइट्स को आज़ादी देंगे, ताकि वो चाहते हैं कि जो अचीव करना चाहते हैं ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की भारत के साथ, ठीक है दोस्तों, और उसके डेवलपमेंट के लिए भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर वे कहते हैं इन सम हैबियास कॉर्पस मैटर द कोर्ट इज येट टू एक्सामाइन द लेगिलिटी ऑफ द डिटेंशन ऑफ द पर्सनल कंसर्न्ड, कि जो लोगों को डिटेन किया गया है, ठीक है दोस्तों, उसकी भी लीगैलिटी को भी अभी उसकी भी एग्जामाइन करना अभी तय पड़ा है, उसको भी अभी एग्जामाइन करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वहाँ से बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया ना किसी कई कारणों से, उसकी भी लीगैलिटी तय करनी है कि ये कानूनी आधार पर वैध है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि वेयर अबाउट डिटेंशंस, ठीक है दोस्तों। फिर वो कहते हैं कि कपल्स ऑफ ट्रू रिलीफ in such cases lies in ascertaining the whereabouts of the detent and determining the lawfulness of detention, but in couple of matters, कुछ मैटर्स में, कुछ मुद्दों में कोर्ट ने अलाउ किया है पटिशनर्स को, अगर वो चाहे तो कश्मीर ट्रैवल कर सकते हैं और उन लोगों को जो कि डिटेंशन में लिए गए हैं उनसे मिल सकते हैं, कुछ मैटर्स में अलाउ कर दिया है, ठीक है दोस्तों। फिर वो आगे बात करते हैं कि पिटीशन बिफोर द कोर्ट, वो कहते हैं कि जो पिटीशन बिफोर कोर्ट के अंदर आगे लाया गया है उसमें जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया गया है, तो उसके सामने कहते हैं वो कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो वो यही आते हैं, वो कहते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था बाय विच ऑर्डर ऑफ 1954 विच सेट आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एप्लीकेबल टू जेके वाज सुपरसीडेड, किस आधार पे, ठीक है दोस्तों। फिर वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल के तहत ये गवर्नर के द्वारा सब कुछ हो गया। फिर वो कहते हैं कि सेंटर ने अपनी मर्जी से अपनी कंसेंट से ये तय कर लिया कि उसका स्टेट का स्टेटस कम करने की जरूरत है, उसको बांट देने की जरूरत है, यूनियन टेरिटरी में बनाने की जरूरत है। फिर वो तीसरी बात कहते हैं कि रिप्लेसमेंट कर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसको बदल के लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया, इसको भी चैलेंज किया उन्होंने। फिर वो तीसरी बात कहते हैं कि जो फेडरल यूनिट थी, जो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ये यूनिट थी, उसको एक मात्र यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसको डाउनग्रेड कर दिया गया, ये भी एक क्वेश्चन है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री डिसाइडिंग द डेस्टिनी ऑफ स्टेट, कि भारत का कश्मीर को छोड़ के बाकी भारत का भाग तय करेगा कि भारत की जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या होना चाहिए डेस्टिनी, वो भी उनकी मर्जी के बिना। ये कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा सीरियस इशू है सबसे। उसके बाद ये बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि वाइड स्प्रेड पॉपुलर सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट डिसीजन, कि गवर्नमेंट ने जो 370 धारा हटने की बात की है उसको पूरे भारत में सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। उसको डिवाइड कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज में। फिर वो तीसरी बात फिर वो आखिर में कोर्ट को कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बात किया है कि क्या क्या हुआ, फिर क्या क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं जो रखे गए हैं। फिर वो तीसरी बात ये करते हैं कि अब कोर्ट से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोर्ट एग्जामाइन करे द लीगैलिटी ऑफ मेजर्स, जो भी मेजर्स लिए गए हैं उसकी लीगैलिटी, उसकी कानूनी तौर पर किए गए हैं कि नहीं, ये तय किया जाए, ठीक है दोस्तों। फिर वो चाहते हैं कि चैलेंज बिफोर द कोर्ट टू गिव द रीजन्ड वर्डिक्ट, कि जो गिव ए रीजन्ड वर्डिक्ट चाहते हैं वो कोर्ट से इन क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस आ जाती है और इसका फार रीचिंग इंप्लीकेशन होगी डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के ऊपर, ठीक है दोस्तों। फिर वो कहते हैं कि वो पॉपुलर मूड को जम्मू कश्मीर या रेस्ट ऑफ इंडिया के ध्यान ना दें, जैसे कि कुछ लोग उसके खिलाफ है, कुछ लोग उसके फेवर में है। तो यही आर्टिकल है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल पर, वो क्या है, टिंकरिंग फॉर ऑप्टिक्स। देखिए ये है क्या, देखिए एफडीआई के रूल्स में चेंज किया गया है, इकोनॉमिक स्लो डाउन को ध्यान में रखते हुए ये सब कदम उठाए गए हैं। देखिए वो कहते हैं कि अभी एफडीआई के नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया गया है। इसके लिए वो चाहते क्या है कि एक तरह का एक और बड़ा पुश है जो कि इन्वेस्टर है दुनिया के, उनको अट्रैक्ट करने का इसकी तरफ, ठीक है दोस्तों। इसमें उन्होंने 100% ऑटोमेटिक एफडीआई दे दी है, जैसे कि कोल माइनिंग सेक्टर में, ठीक है दोस्तों।
और कमर्शियली सेल द कमोडिटीज टू डिस्टिंक्ट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को भी 100% ऑटोमेटिक रूट पे दे दी है। और उसके बाद उन्होंने ईजिंग मतलब जो लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स है ना फॉर ओवरसीज बिजनेस वो भी उन्होंने आसान कर दिए हैं। फिर वो कहते हैं इन ए सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है दोस्तों। फिर वो कहते हैं कि द चेंज इन इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन अप्रूव्ड द कैबिनेट हैव टेस्टेड एफडीआई। देखिए उन्होंने कहा है कि जो ये गाइडलाइंस दी गई है उसको उन्होंने एक एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म्स कहा है, ठीक है दोस्तों। अब वो कहते हैं गवर्नमेंट वैसे ही चिंतित है इकोनॉमिक स्लो डाउन को लेकर और जो इन्वेस्टमेंट वीक चल रही है उसको लेकर। फिर वो कहते हैं कि ये एक तरह का फिलिप है, ठीक है दोस्तों, और इसका वो एक चाहते हैं कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जिससे बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो, ठीक है दोस्तों, और डिमांड बढ़े। और वन मच आल्सो कंसीडर द प्रेस कंटेक्स्ट। अर्लियर दिस मंथ आरबीआई पॉइंटेड आउट दैट एफडीआई फ्लो है ना जो वो 6.8 बिलियन पर आगे टिका है और लगातार यही चल रहा है हर मंथ। और जो पहले पिछले फिजिकल ईयर में वो कि $7.9 बिलियन था अप्रैल मई में। फिर वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गोल सेट किया है कि इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है अगले 5 साल में, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए उनको ओवरऑल कंजप्टिव कैपेसिटी नीड टू बी रेज्ड। देखिए उन्होंने कहते हैं कि कंजम्पशन की कैपेसिटी रेज करनी पड़ेगी। अब कंजम्पशन की कैपेसिटी रेज करने के लिए उनको लोगों को जॉब और सैलरीज तो देनी पड़ेगी ना, तभी वो कंजम्पशन करेंगे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि टू दैट एंड द एक्ट ऑफ वाइडनिंग रिफॉर्म्स इन द कोल माइनिंग, जो उन्होंने अभी रिफॉर्म्स किए हैं कोल माइनिंग्स को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, रिटेल को बढ़ावा देने के लिए, इज कम्प्लीटली अंडरस्टेबल, ये समझने के लायक है। फिर वो कहते हैं कि इसकी क्लोजर एग्जामिनेशन करते हैं, अच्छे से समीक्षा करके ये कहते हैं कि जो ये नॉर्म्स किए गए हैं इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स जिसमें कोल, ठीक है, ये एक तरह की विन विन सिचुएशन है। किसके लिए विन विन सिचुएशन है? इकोनॉमी के लिए भी और कोल इंडस्ट्री के लिए भी। फिर वो कहते हैं कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ फोकसिंग ऑन द मोस्ट पोल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल कहीं ना कहीं होगी ना, इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी होगी। फिर वो कहते हैं कि इन्फ्लक्स ऑफ बोथ कैपिटल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इससे क्या होगा? इन्फ्लक्स होगा, कैपिटल टेक्नोलॉजी भी आएगी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आएगी, माइनिंग में भी और प्रोसेसिंग में भी। फिर वो कहते हैं कि इससे डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, रॉ मटेरियल की, किसके रॉ मटेरियल की? जो कोयले की, पावर बढ़ेगा स्टील के लिए और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, ठीक है दोस्तों। और इससे जो हमारे बाहर से इंपोर्ट्स आ रहे हैं वो भी उसमें हमारी थोड़ी कटिंग होगी, ये भी फ़ायदा होगा। फिर वो कहते हैं कि फॉरेन माइनिंग कंपनीज है तो वो उनकी होती है कि जो हमारे रेगुलेटरी रिफॉर्म, जो रेगुलेटर्स हैं वो भी जरा कम इंटरफेयर करें और जो दूसरे चैलेंजेस होते हैं वो भी कम आए। फिर वो कहते हैं कि जो लार्ज माइनर्स होते हैं ना, बड़े बड़े माइनिंग कंपनीज होती हैं, वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल चाहती हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए कि जो कॉस्ट है ना, ऑपरेशन कॉस्ट है, वो इतनी कम हो जाए कि बस उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो वो कहते हैं उसके लिए वो चाहते हैं कि उनको बहुत बड़ा फील्ड दी जाए जहाँ पे वो काम कर सकें। वो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा इंटरफियर ना करे। फिर इससे क्या होगा कि थर्मल पावर प्लांट्स को ज़्यादा इंपोर्ट्स पर, जो बाहर से आयात निर्यात में निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं मैनी ऑफ द इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने कंपनियां हैं वो भी काफ़ी स्ट्रेस में चल रही हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत है, पैसे की बहुत कमी चल रही है, तो वो भी हमारा रिलैक्स होगा। दोस्तों यही हमारा आर्टिकल है 3। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय। और देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इतनी मेहनत करके आपको इतना अच्छा और इतना बढ़िया एडिटोरियल ला के देता हूँ, तो मेरा भी तो बनता है ना कि आप मुझे शेयर करें। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।